Hello students, I'm Monica from Abhimanyu Career Point and today I'm here with lecture number 1 of General Organic Chemistry. This is a very important topic of chemistry. This is useful for class 10th, 11th, 12th एंड इवन सो ऑन सब क्लासेस के लिए जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जितनी भी ऑर्गेनिक हमें पढ़नी है अपने सिलेबस के लिए, अगर हमने ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी बच्चों, तो हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी. तो वी जस्ट नीड टू क्रैम. अदरवाइज अगर हम ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती तो मतलब हम बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है. ठीक है, तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 एंड क्लास 12th में जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस सब का बेसिक क्या है अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक करेंगे, बहुत ज़्यादा सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहाँ से ये वर्ड आया ऑर्गेनिक? बहुत पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, जब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी केमिस्ट्री की. वर्ड ऑर्गेनिक जो निकल के आया था उस टाइम पे आया था ऑर्गन से. हमारे ऑर्गन्स हो गए, प्लांट से ऑर्गन हो गए, तो वी कैन से लाइफ. यस, उस टाइम पे ऑर्गेनिक को माना जाता था कि जो रिलेटेड टू लाइफ हो, जो रिलेटेड टू अस हो, प्लांट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपाउंड मिलते हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस वाज द डेफिनेशन एट दैट टाइम, दैट कंपाउंड्स obtained from living sources are called as organic compound and their study is called as organic chemistry. ये बहुत पहले की बात है जब केमिस्ट्री की इतनी डेवलपमेंट नहीं थी. ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो लिविंग सोर्सेज वाले कंपाउंड है, जो रिलेटेड टू लाइफ कंपाउंड्स हैं, उनको लैब में प्रिपेयर करने की कोशिश की. बट नहीं हो रहा था. बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की बट दे वर फेल टू डू सो. तो एक साइंटिस्ट आए, बर्जीलियस स्वीडिश साइंटिस्ट थे. उन्होंने बोला दैट दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, एक ज़रूरी फोर्स चाहिए, और इस वाइटल फोर्स को लैब में क्रिएट नहीं किया जा सकता. इस वाइटल फोर्स को लैब में क्रिएट नहीं किया जा सकता. दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया नहीं जा सकता. आई रिपीट अगेन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, रिलेटेड टू लाइफ कंपाउंड बनाने के लिए कुछ वाइटल फोर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट फोर्स चाहिए. इस फोर्स को लैब में क्रिएट नहीं किया जा सकता. दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब. इनकी थ्योरी को कहा गया Berzelius vital force theory and this was just like a full stop to organic chemistry कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते. फाइन, ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ. उसके आगे क्या हुआ, 1828 में एक रिवॉल्यूशन सा हो गया. एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की अटेम्प्ट नहीं किया गया, किसी ने कोशिश नहीं किया. यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम था बच्चे वोलर. उन्होंने एक्सीडेंटली प्रिपेयर कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझकर प्रिपेयर किया हो, बट एक्सीडेंटली प्रिपेयर हो गया था उनसे. कैसे? एक्चुअल में वो लैब में बनाना चाह रहे थे अमोनियम साइनेट, NH4CNO, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक नहीं है ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट. ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिएक्शन में इन्होंने कुछ एरर कर दिया. एक्चुअल में इन्होंने रिएक्शन में थोड़ा सा ओवर हीट कर दिया.
होता है, लैब में एरर्स हो जाते हैं, तो इन्होंने भी ये एरर हो गया इनसे गलती से, तो जो प्रोडक्ट मिला इन्हें अमोनियम साइनेट नहीं मिला, जो प्रोडक्ट था उसकी प्रॉपर्टीज अमोनियम साइनेट वाली नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया, पढ़ा गया, तो पता चला वो कंपाउंड अमोनियम साइनेट तो नहीं है, वो है ये कंपाउंड, डू यू नो, यूरिया, दिस इज व्हाट, यूरिया। इज इट रिलेटेड टू अस? येस, इट इज प्रेजेंट इन आवर यूरिन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं वो यूरिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट होते हैं। तो हमारी लाइफ से रिलेटेड एक कंपाउंड जो है लैब में प्रिपेयर हो गया, यस एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ, बट प्रिपेयर तो हुआ, मतलब बर्जीलियस ने जो बोला प्रिपेयर नहीं कर सकते वो उसने गलत बोला, राइट? यही नहीं, इसके बाद सेकेंड जो कंपाउंड, दिस वाज द फर्स्ट, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब। देन सेकेंड 1845 में कॉल्ब एक साइंटिस्ट थे, वो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, वहाँ पे उन्हें जो प्रोडक्ट मिला दैट वाज एसिटिक एसिड, CH3COH, एसिटिक एसिड, or you can say ethanoic acid, or you can also say vinegar, which is present in all our homes, सबके घर में present होता है vinegar जो हम यूज़ करते हैं, that is what acetic acid, जो कि किसने बनाया, कॉल्ब ने बनाया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे ब्रेथॉल्ट, जिन्होंने बनाई थी मीथेन गैस। मतलब आप बताओ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बन रहे हैं लैब में, एंड नाउ इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाइटामिन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ग्लूकोज, जो हम नॉर्मली ग्लूकोन डी पीते हैं, दैट ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज क्या है? इज अ कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या है, यहाँ से क्लियर होता है कि वो भी ऑर्गेनिक है। हम ऑर्गेनिक की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट आई विल सजेस्ट यू कि ये प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक है, जो कि लैब में बनते हैं अब। तो यहाँ से बर्जीलियस की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। तो यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होना शुरू हुए। तो ए लेवॉइसियर, विच इज नॉन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने कंपोजिशन पे डिस्कशन किया। इन्होंने कहा आई विल नॉट से कि ऑर्गेन है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, हम एक नई डेफिनेशन देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसके लिए उसकी कंपोजिशन पता करी कि वो बना किससे है। उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे स्टडी करी और देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन तो हर एक में प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। उन्होंने कहा ये सारे के सारे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। लेकिन एक एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन में, कार्बोनिक एसिड H2CO3, it also have carbon as well as hydrogen, but this is not organic, this is inorganic. Why so? I will describe it later कि ये inorganic क्यों है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, they are called as हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने फाइनली, दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उनकी, एंड देयर डेरिवेटिव्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स जैसे कि आपने पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दी, जैसे मिथेन है, दिस इज CH4 मिथेन, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और लग जाए मान लो, ये उसका क्या बन गया है, डेरिवेटिव बन गया। मतलब उसी कंपाउंड को मॉडिफाई करके कुछ और बन जाए और कुछ अलग प्रॉपर्टीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड देयर डेरिवेटिव। सो इन हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री थी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है
उसके बारे में अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ द मेन टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट कंपोजिशन. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ए लवॉइसियर थे जिन्होंने बोला कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. वो तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, पक्की बात है, लेकिन फ्यू अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया था CH3OH है, तो यानी कि कुछ और जैसे ऑक्सीजन आया अभी पिछले कंपाउंड में, तो कुछ अलग एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे. ये फ्यू अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दैट इज ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहते हैं? हैलोजेंस. दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजेंस जो हैं इनके साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. किसके साथ? कार्बन हाइड्रोजन के साथ. क्लियर? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग. इसी की वजह से कार्बोनिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक H2CO3, ये जो है ऑर्गेनिक नहीं है, इसको समझते हैं. उसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है कार्बोनिक एसिड में. तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है. तो ये कोवलेंट बॉन्ड है क्या? अभी आपने पिछले आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा पहले, है ना, विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब कोवलेंट बॉन्ड अगर देखें, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है. ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है. दे आर नॉट सफिशिएंट. ना ए के पास ऑक्टेट पूरी हो रही है देने से, ना बी के पास ऑक्टेट पूरी हो रही है लेने से. तो ट्रांसफर से कुछ नहीं होना है. तो ये क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं. लाइक दिस बॉन्ड बननी है, लाइक दिस. ये बॉन्ड बन गई है. बॉन्ड का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन, इन्होंने अपना अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये जो ऊपर था, उसको कॉन्ट्रीब्यूट करके एक बॉन्ड बना लिया. ठीक है. अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाले, वो ए को भी बिलोंग करते हैं और वो बी को भी बिलोंग करते हैं. दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, ठीक है. कार्बन की बात करते हैं. कार्बन की लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. देखो अब समझो ये कोवलेंट बॉन्ड बना क्यों रहा है. देखो इसके पास ऑप्शन क्या है स्टेबिलिटी के लिए. अगर मैं समझूँ कि इसको स्टेबल होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब ऑक्टेट कंप्लीट होती है ना. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग अबाउट कार्बन ओनली राइट नाउ, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसकी लास्ट शेल में है, तो या तो ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. लेट्स ट्राई टू डू इट कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा. फर्स्टली एग्जांपल लेते हैं. इसको मैंने कुछ एनर्जी दी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की. एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ए बन गया C पॉजिटिव और इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब आप देखो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब इसके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन छिन गया. इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ये अपना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा. मुश्किल हो जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना. पर चलो मैंने किसी ना किसी तरह इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव. अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है. और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो ये C4 पॉजिटिव की 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, पॉसिबल नहीं है. कंसेप्ट बहुत ख़राब है. चलो हम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करवा देते हैं. इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. ठीक है.
इसकी लास्ट शेल में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड दिस 5, और चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, है ना। अब मैं कहूँ कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, 5 इलेक्ट्रॉन हुए लास्ट शेल में, अभी मैं कहूँ कि ये एक और इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवा दूं, नो 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 नो, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, एंड नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा के कार्बन 4 नेगेटिव बनाने की कोशिश करूँ तो ये भी बहुत खराब आइडिया है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो कार्बन 4 पॉजिटिव बनता है ना कार्बन 4 नेगेटिव बनता है। एक्चुअल में ये अलग तरह की बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। दिस इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो समझते हैं आप इसके बारे में। कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, लेट्स टेक एग्जांपल, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, कार्बन की लास्ट शेल, हाइड्रोजन की लास्ट शेल भी बना लेते हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बननी है, तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और इनके बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगी, राइट। तो अगर मैं इनके बीच की बॉन्ड बनाऊं तो कार्बन, ये इनके बीच की जब बॉन्ड बनी, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन, होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनकी शेयरिंग हुई है, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की शेल में भी हैं और हाइड्रोजन की शेल में भी है। लेट्स मेक इट, ये आया कार्बन की शेल में भी और ये आया हाइड्रोजन की शेल में भी। यू कैन सी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई। ये जो बॉन्ड बनी है बेटा जी, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दो कंस्टिट्यूटिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उन दोनों एटम्स को बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं एक एटम पे करो, दोनों एटम्स को, कार्बन को भी और हाइड्रोजन को भी। अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, कार्बन तो हुआ नहीं जी। कार्बन अगर और बॉन्ड बना लेगा, और किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर भी इसने बॉन्ड बना ली है, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई, देखो कार्बन की लास्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये वाले, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, साथ में 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तभी उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। लाइक दिस, एक इधर को बनाएगा इसके साथ, एक इधर को, जो भी आएगा, एक इधर को, एक इधर को, तो ये देखो ये इसकी ऑक्टेट पूरी होगी, मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इसकी जो कोवलेंसी है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, वो कितनी है, 4 है। दिस इज द हाईएस्ट, ये बहुत अच्छी इसकी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की पावर है। दैट इज वाई ये क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंस्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसकी कोवलेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंसी 4 क्यों है, उसके बारे में समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटिनेशन। व्हाट इज दिस न्यू टर्म कैटिनेशन? कैटिनेशन है और नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब अपने से ही लिंक का मतलब क्या है, बॉन्ड बनाना, अपने से ही बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी। यस, कार्बन हैव एक्सीलेंट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब खुद से बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है। खुद से बॉन्ड का मतलब क्या है, खुद से बॉन्ड का मतलब है कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। बहुत अच्छे से, अभी हमने कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ा था, पर कार्बन भी बहुत अच्छी बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, आगे कितनी लॉन्ग चेन्स बनती है इसकी। तभी तो हमारी बॉडी का जो डीएनए है,
ये कितनी लंबी चेन्स होती हैं, आपने पढ़ा है हमारी बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन में डीएनए, बड़ी बड़ी स्ट्रैंड्स होती हैं। तो वो इतनी लंबी लंबी स्ट्रैंड्स क्यों बनी है? क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बनाता है, कार्बन पे बहुत अच्छी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए उसकी लॉन्ग चेन्स बनती हैं। इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी सारी वैरायटी है ड्यू टू कैटिनेशन। यू कैन सी कैसे लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स भी बनाता है, कुछ ऐसे ब्रांचिंग भी होती है कि मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, इधर को कार्बन आ गया, दिस इज कॉल्ड ब्रांच। रिंग्स भी बनाता है लाइक दिस। तो ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का बड़ा स्मॉल सा साइज होता है, छोटा सा साइज है, तो ये इजीली कोवलेंट बॉन्ड बना पाता है, दूसरे कार्बन एटम से भी बना पाता है। क्योंकि आपको पता है अगर बहुत बड़ा एटम होगा तो बॉन्ड अच्छी नहीं होती, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है। अगर कोई बड़ा एटम होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी और बॉन्ड स्टेबल नहीं रहती। लेकिन कार्बन काफ़ी छोटा सा है, छोटी छोटी बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है, और जितनी बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है आपको पता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है। द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एज आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अभी तो हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऐसे देखी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनती है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनती है। क्लियर? पर कार्बन कार्बन फोर बॉन्ड कोई भी नहीं बनाता। कैन यू टेल मी व्हाई? आंसर करना आप सब कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि कार्बन कार्बन फोर बॉन्ड या कोई भी एलिमेंट ऐसे फोर बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसको वो बनाते कैसे हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लासेस में। पर अभी आप समझो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग बहुत अच्छी है कार्बन की, एज वेल एज कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, दूसरे कार्बन के साथ डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। क्लियर? उससे आगे चलते हैं हम अबाउट दी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा होगा वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया है मीथेन CH4। These compounds are formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने हैं मतलब किसी के ऊपर कोई आयन्स नहीं बने हैं, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कहीं कोई पॉजिटिव कहीं कोई नेगेटिव नहीं है, तो वी कैन कॉल दीज कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर। इनको हम नॉन पोलर बोलेंगे क्योंकि किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइड नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। एज आई सेड लाइक डिसॉल्व लाइक, तो नॉन पोलर वालों में ही डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि बेंजीन है, कैरोसिन ऑयल है, गैसोलीन है, इनमें ही ये क्या होगी, डिसॉल्व होगी। लेकिन पोलर कंपाउंड जैसे कि वाटर है, उसमें पोल्स बनते हैं ना, उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। पोलर में होता है, जैसे कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पोलर जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कैरोसिन ऑयल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनमें डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हमें पता है कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, बिकॉज करंट इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज यानी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो कुछ भी हो। यहाँ पर तुम्हें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ CH4, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, या तो शेयरिंग हुई है, तो किसी के ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आया, कोई चार्ज नहीं है।
मतलब कोई आयंस नहीं है, नो एनी आयन प्रेजेंट इन इट। और अगर कोई आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी, राइट। जैसे कि अगर मैं NaCl की बात करूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, एक सेकेंड के लिए बात करते हैं, अगर इनको मेल्ट कर दें, अगर ये देखो क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट है, अगर हम कंडीशन देके लिक्विड स्टेट में इसको कन्वर्ट कर दें तो आयंस मूव भी करने लगेंगे एंड दे विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं और भी कुछ एल्कोहल, ग्लूकोज, कुछ भी ऐसे बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे डोंट हैव एनी आयंस। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो आयनिक कंपाउंड्स में एग्जाम्पल वही NaCl और CH4 का लेके चलते हो। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रही हूँ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे एक सॉल्ट के क्रिस्टल में एक ही NaCl होगा, बहुत सारे होंगे, बनाए। अब ऐसे ही CH4 बहुत सारी प्रेजेंट होगी आसपास, बना लेते हैं वो भी, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में देखें, अगर हम NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल का Na पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इनऑर्गेनिक में। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है, तो इनके बीच तो जो स्टेट होगी डेफिनेटली सॉलिड होगी, और साथ के साथ इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, जिस पर हमें अच्छे से फोकस करना है, उनमें देखें तो उनमें कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है, तो कोई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इतनी अच्छी होगी नहीं, नॉर्मल बहुत इजी सी वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको, बहुत वीक सी अट्रैक्शन होगी इनके बीच में। तो अगर वीक सी अट्रैक्शन होगी, एक तो स्टेट की बात करें तो बहुत कम होते हैं जो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली गैसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करते हैं ये। ऊपर से इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड वैक्स, मोम की बात करते हैं। मोम आपको पता है जैसे ही हम हीट करते हैं साथ के साथ मेल्ट हो जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो किसी पे पॉजिटिव है ना ही किसी पे नेगेटिव है। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, जैसे DNA, अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ DNA, बहुत लंबी सी चेन है, राइट, स्ट्रैंड है एक, तो उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी हम बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी अगर लेके देखें, जैसे कि सक्रोज, जो हमारे घर पे चीनी प्रेजेंट होती है, इसका फॉर्मूला आप देखो C12H22O11, कितना बड़ा फॉर्मूला है ना। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी कितना कॉम्प्लेक्स होगा। अगर यहीं पे मैं इनऑर्गेनिक लेके देखूं, कितना सिंपल है ना, बन गया। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, अलग अलग रिंग्स बनती हैं, अलग अलग तरह से ब्रांचेस बनती हैं। अनदर एग्जाम्पल एस्पिरिन, इट्स अ मेडिसिन, जैसे डिस्प्रिन होती है उसके अंदर एक सॉल्ट एस्पिरिन है, C9H8O4 एंड वेरियस अदर, जैसे प्रोटीन्स, वाइटामिन, DNA, ये सारी काफ़ी लंबी लंबी स्ट्रैंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, मतलब उनकी कंबस्शन करेंगे, तो दे जनरली अंडरगो कंबस्शन एंड रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, और अगर कंप्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। आपको पता है कुछ भी जलाते हो, जैसे पेपर है, वुड है, उसको जलाते हो तो धुआं निकलता है, कुछ भी नॉर्मली जलाते हो अब धुआं निकलता है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास्टिक जलाते हो, स्मोक निकलता है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये सारे क्या हैं हमारे, मतलब हम कंबस्शन करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज यू नो कंबस्शन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन के बने हुए हैं, तो वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अभी मैंने बोला था कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो दे आर नॉट स्टेबल टू हीट। ठीक है। आइसोमरिज्म, आइसो का मतलब आपको पता है जनरली हम सेम के लिए यूज करते हैं, एंड मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर दी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, दीज आर दी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अलग अलग उनके स्ट्रक्चर होते हैं पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही ऐसा होता है, और कहीं हम ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इनऑर्गेनिक में ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा, बट वो काफ़ी हायर लेवल पे हम उसको समझेंगे। ठीक है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमनली हमें आइसोमर्स देखने को मिलते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर स्ट्रक्चर अलग होता है। एक एग्जांपल लेते हैं C5H12, इसको N में ड्रॉ करते हैं। N का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधा, CH3 CH2 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 CH3, मैंने इसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ किया है। दिस इज कॉल्ड N, ये पेंटेन है, पेंटेन का एग्जाम्पल लिया, सो दिस इज कॉल्ड N पेंटेन। ठीक है। अब सेकेंड वर्ड लिखा है यहाँ पर आइसो, आइसो का मतलब होता है टी शेप है, इसकी शेप कैसी है, टी शेप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका C5H12 है, राइट। अभी मैं एक और तरह से इसी कंपाउंड को ड्रॉ करूंगी, फॉर्मूला सेम रहेगा पर स्ट्रक्चर अलग होगा। देखो CH3 CH CH3 CH2 CH3, आप देखो फॉर्मूला अभी भी इसका क्या है, C5H12 है, लेकिन एक टी शेप, एक ब्रांच बन गई है, एज आई वाज सेइंग ब्रांच, यहाँ पर एक ब्रांच बन गई है। देन इज नियो के बारे में पढ़ते हैं। नियो क्या होता है, प्लस, इसको पढ़ते हैं, ये आइसोपेंटेन है ये वाला। अब नियो पेंटेन बनाते हैं, CH3 C CH3 CH3 CH3, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। फॉर्मूला अभी भी C5H12 है। अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन फॉर्मूला सेम है। दीज आर कॉल्ड आइसोमरिज्म, जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमनली जो है देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेचर ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शंस हैं वो कैसी होती हैं। अगर आयनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता है आयंस है, चार्ज है, चार्ज वाले एटम्स बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक है, अच्छा सा कंट्रीब्यूशन हो रखा है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रखी है, तो इनकी रिएक्शन जो होती है काफ़ी स्लो होती है। ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, सिस्टमैटिक स्टडी। आपको पता है बहुत सारी, अभी अभी हमने बात करते हुए भी हमें समझ आया कि बहुत सारी इसकी जो है रेंज होती है ना। इतनी वैरायटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कार्बन कार्बन के साथ बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बना लेता है, स्ट्रैंड्स बनाता है, और एक ही कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से इसकी इतनी सारी जो है वैरायटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनका स्टडी आप सोचो कितना डिफिकल्ट होगा, बट हम इनकी स्टडी बहुत सिस्टमैटिक वे से करते हैं, और इस स्टडी को हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि क्या ऐसे पैटर्न्स बनाए गए हैं बाय साइंटिस्ट की इनकी स्टडी को थोड़ा हमने ईजी कर दिया। क्लियर। Students, if you have any doubt in today's session, you can write down in the comment section below and I'll take those doubts in my next session. Till then, thank you.